Good morning, students. Today I will discuss next chapter of civics, chapter number 27, the government. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार, गवर्नमेंट मीन्स होता है सरकार. सरकार किसे कहते हैं? जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, वो हम लोगों के ज़रिए, वोटिंग पावर के ज़रिए चुने जाते हैं. जो लोग 18 साल या उससे ज़्यादा के होते हैं वो अपने लीडर्स को वोटिंग पावर के ज़रिए चुनते हैं. उन सब लोगों के ज़रिए मिलके सरकार बनती है. तो वो सारे लोग जो हैं वो देश को चलाते हैं. सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में बी डिफाइन एज द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन ऑफ द स्टेट. गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट हो गया, ऑर्गन हो गया, जो देश के इंतज़ाम को चला रहा है. स्टेट जो है वो परमानेंट है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती रहती है. गवर्नमेंट इज़ नॉट अ परमानेंट पार्ट ऑफ द कंट्री. द नीड फॉर द गवर्नमेंट, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों होती है? तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि एक इंसान जो है एक सोशल प्राणी है और वो सोसाइटी के अंदर अपनी फिजिकल और मेंटल नीड्स जो है वो पूरी करता है. आपस में इंसान के अंदर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं किसी पॉइंट्स को लेके, किसी बात को लेके. तो गवर्नमेंट जो है उन डिस्प्यूट्स को ख़त्म करती है, इसलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. दूसरी चीज़, गवर्नमेंट जो है वो हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करती है. एक्सटर्नल दूसरी कंट्रीज़ जो हैं, कभी कभी जैसे चाइना हमारी कंट्रीज़ के ऊपर हमला करती है, तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ नेबरिंग कंट्रीज़. या एक्सटर्नल इन्वेजन्स प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द पीपल इन टाइम्स ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ एंड डिजास्टर्स. जब कभी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो गवर्नमेंट जो है वो हमें राहत पहुंचाती है. गवर्नमेंट देश के अंदर कानून व्यवस्था, शांति बनाए रखती है. जस्टिस, कभी कभी लोगों के अंदर डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो वो कानून के ज़रिए उन डिस्प्यूट्स को ख़त्म करती है, लोगों के बीच में सेटलमेंट कराती है. कॉमन वेलफेयर, लोगों की भलाई के लिए काम करती है ताकि लोगों का या कंट्री का डेवलपमेंट हो सके. नेक्स्ट है आपका लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल्स. गवर्नमेंट जो है वो 3 लेवल पे काम करती है, लोकल, स्टेट एंड नेशनल. 3 तरह की गवर्नमेंट हो गई. लोकल लेवल का मतलब हो गया कि वो गवर्नमेंट जो विलेज लेवल पर, गांव या टाउन या एक लोकेलिटी के अंदर काम कर रही है. सेकंड, द स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंटायर स्टेट, पूरे स्टेट्स के अंदर काम कर रही है. जैसे उत्तर प्रदेश है, पंजाब, ये कि स्टेट्स हो गए. वाइल द नेशनल लेवल मीन्स पूरी एंटायर कंट्री के अंदर अगर गवर्नमेंट काम करी पूरे एक कंट्री के अंदर, तो उसको हम कहेंगे कि वो नेशनल लेवल गवर्नमेंट हो गई. लोकल लेवल पर गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो ये है कि ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, बिजली, पानी की निकासी को देखना, पार्क वगैरह बनवाना. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, प्रोवाइडिंग एजुकेशन, इरिगेशन फैसिलिटीज टू द फार्मर एक्सेट्रा आर रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या हो गई? सड़कों को बनवाना, एजुकेशन प्रोवाइड करना, इसके लिए जगह जगह प्राइमरी स्कूल्स खोले जाते हैं, किसानों को अच्छी इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. नेशनल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसका काम ये होता है कि वो मेंटेनेंस या डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद द नेबरिंग कंट्रीज, अपने जो पड़ोसी देश होते हैं उनके साथ अच्छे रिलेशंस क्रिएट करना.
the next topic of civics, that is type of government. Government or political system may be classified into two types, democratic and dictator. हम गवर्नमेंट और पॉलिटिकल सिस्टम्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक एंड डिक्टेटर. फर्स्ट वन इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट को कहते हैं जिसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में या गवर्नमेंट को बनाने में लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है, यानी कि लोग अपने लीडर्स को, अपने नेता को चुनते हैं. और इस तरह की गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के अंदर पाई जाती है. तो इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इंडिया के अंदर जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव और अपने लीडर्स को वोटिंग पावर के ज़रिए चुनते हैं और फिर वो लोग जो हैं गवर्नमेंट बनाते हैं और देश को चलाते हैं. सेकंड इज डिक्टेटरशिप और ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट. डिक्टेटरशिप उस तरह की गवर्नमेंट को कहते हैं जहां पर एब्सोल्यूट और अनलिमिटेड पावर्स जो हैं वो किसी एक आदमी के पास होती हैं और वो उस पर हुकूमत करता है, पूरी कंट्री के ऊपर रूल करता है. दिस कैन बी गवर्नमेंट ऑफ वन मैन और गवर्नमेंट बाय वन पॉलिटिकल पार्टी सच एज चाइना. इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है वो उसके अंदर एक इंसान होता है, या हम कह सकते हैं कि वो एक वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होती है, जैसे चाइना के अंदर इस तरह की गवर्नमेंट है. इन सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज के अंदर मोनार्की, जिसको हम कहते हैं किंगशिप, वो बहुत कॉमन है. इस गवर्नमेंट के अंदर एक किंग या क्वीन जो है हैज द पावर टू मेक डिसीजन. एक राजा या एक रानी के पास ये पावर होती है कि वही सरकार को चलाता है, सरकार बनाता है, और ही इंजॉयज एब्सोल्यूट पावर. हम कहते हैं पूरी तरह से सारी पावर जो है वो किंग और क्वीन के पास होती है. तो इस तरह की जो गवर्नमेंट है उसको हम कहते हैं मोनार्की कहते हैं. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. एक डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय द पीपल. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, उसमें लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट है इज वन इन विच ऑल द पीपल ऑफ अ कंट्री के जितने भी लोग हैं उसके अंदर उन लोगों का कनेक्टिव पार्ट इन रनिंग द गवर्नमेंट को चलाने में वो लोग हिस्सा लेते हैं. दूसरी जो अनदर टाइप ऑफ द गवर्नमेंट इज इनडायरेक्ट गवर्नमेंट. एंड हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इन सच डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली. इसके अंदर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते. इंस्टेड दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस. और ये लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नेता को, अपने लीडर को इलेक्शन प्रोसेस के जरिए चुनते हैं. और वो दीज इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. वही लोग पूरी कंट्री की पॉपुलेशन के लिए फैसले लेते हैं, सरकार बनाते हैं, चलाते हैं. ए गवर्नमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक अनलेस इट्स अलाउ. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंपॉर्टेंट है. इट मीन्स जितने भी कंट्री के अंदर एडल्ट्स हैं, यानी कि वो लोग जो 18 साल या उससे अबव हैं, वो अपनी वोट के ज़रिए अपने लीडर को चुनते हैं. तो इंडिया के अंदर ये इस तरह की गवर्नमेंट पाई जाती है. तो यहाँ पर करें किसी भी तरह से उन लोगों के अंदर कास्ट की बेसिस पर, रिलीजन, क्लास या सेक्स की बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन या डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता, भेदभाव नहीं किया जाता है.
there should be no qualification of person और एजुकेशन ऑल्सो। सिर्फ वही लोग, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, बैंकरप्ट्स होते हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होता। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डिड नॉट कम अबाउट ईजली इन इंडिया। तो ये जो सिस्टम था 18 साल या 18 साल से ज़्यादा के लोग वोट दे सकते हैं, ये इंडिया के अंदर आसानी से नहीं आया। इसके लिए काफ़ी लोगों ने स्ट्रगल की, इंडियन पीपल ने। Elsewhere also people had struggled a lot to have democracy and the right to franchise। ठीक है, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की ताकि लोगों को अधिकार हो अपने वोट का। अभी भी कुछ ऐसी कंट्री हैं, इवन इन अ कंट्री लाइक इंग्लैंड, अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो हम इंग्लैंड को कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। तो पीपल हैड टू स्ट्रगल हार्ड फॉर कंट्रीज टू गेट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वहाँ पर भी लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के लिए। इन द बिगनिंग, अगर हम बात करें शुरुआत में, तो वहाँ पर सिर्फ रिच लोग जो थे उनको ये अधिकार था वोट देने का। धीरे धीरे फ्रेंचाइज वाज एक्सटेंडेड टू कॉमन पीपल। फिर ये सिस्टम जो था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ये फैल गया, बट वुमेन वर नॉट गिवन द राइट। लेकिन इसके बावजूद जो थी वुमेन जो थी उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। इट इज़ नॉट ईजी टू बिलीव, ये आसान नहीं है इस बात पे यकीन करना कि देयर वाज अ टाइम, एक समय ऐसा भी था कि व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन, कि गवर्नमेंट जो है सरकार वुमेन को वोट देने के लिए अलाउ नहीं करती थी, या गरीब लोग जो थे वो वोट नहीं दे सकते थे। तो कंट्री यूज्ड टू बी गवर्न्ड बाय द रूलर्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द फ्यू मैन। कंट्रीज जो थी सिर्फ कुछ ही मैन के जरिए चलाई जाती थी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे, जो कंट्री के ऊपर हुकूमत करते थे। इन इंडिया टू, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर आज़ादी से पहले, इंडिपेंडेंस से पहले, तो ओनली स्मॉल माइनॉरिटी के जो लोग थे वॉज अलाउड टू वोट, वो सिर्फ वोट दे सकते थे। गांधी जी और जो दूसरे लीडर्स थे उन्होंने डिमांड की कि जितने भी एडल्ट्स हैं हमारी कंट्री के अंदर शुड हैव द राइट टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक इज वुमेन सफरेज। सफरेज मीन्स राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार, एंड वुमेन सफरेज मीन्स राइट ऑफ वुमेन टू वोट, औरतों को वोट देने का अधिकार। गवर्नमेंट्स इन द वर्ल्ड हैव नॉट विलिंगली शेयर्ड पावर। दुनिया के अंदर कुछ कंट्रीज के अंदर जो पावर थी वो इक्वली डिवाइडेड नहीं थी। दिस ट्रू ऑफ वेरियस यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम कई सारी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें और यूएसए की, तो वहाँ पर गरीब लोग और जो वुमेन थी उनको गवर्नमेंट बनाने में वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। इन स्विट्जरलैंड वुमेन वर केप्ट डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू वोट टिल 1970। स्विट्जरलैंड के अंदर 1970 तक औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था। द सफ्रेजेट मूवमेंट, इट मीन्स इस तरह के मूवमेंट स्टार्ट किए गए कंट्रीज के अंदर, अलग अलग कंट्रीज के अंदर, जिसमें ये कोशिश की गई कि जो वुमेन है वो वोट दे सकें। 1897 में मिलिसेंट फॉसेट उसने एक यूनियन बनाई जिसको NUWS कहते हैं, नेशनल यूनियन ऑफ वुमेन्स सफ्रेज। ज़्यादातर जो मैन थे उनका ये मानना था कि डेट वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड हाउ पार्लियामेंट वर्क, कि वुमेन नहीं जानती कि पार्लियामेंट जो है वो कैसे काम करती है। सो इट शुड नॉट टेक पार्ट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, इसलिए उनको इलेक्शन प्रोसेस के अंदर कोई भी हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सेकंड,
इन 1903 दूसरी एक यूनियन जो औरतों के लिए बनाई गई थी, जिसको वुमेन्स सोशल एंड पॉलिटिकल यूनियन, ये लोग जानते थे, बेटर नॉन एज द, इसको जाना गया सफ्रेगेट्स के जरिए, हु फाउंडेड द, जिसको इमिलाइन पैंकर्ट्स और उसकी डॉटर ने बनाया था। और वो लोग ये चाहते थे कि वुमेन भी इलेक्शन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह का वुमेन के वोट के लिए जगह जगह मूवमेंट चलाए गए, आंदोलन किए गए, एंड फाइनली और अल्टीमेटली 1918 के अंदर एक बिल पास हुआ जिसको कहते हैं रिफॉर्म बिल कहते हैं। इट अलाउइंग वुमेन टू वोट इन नेशनल इलेक्शन। और फिर लास्ट में वुमेन को यह अधिकार मिल गया कि वो वोट दे सकें। थस द वुमेन ऑफ इंग्लैंड क्रिएटेड अ न्यू आइडेंटिटी। तो इंग्लैंड की वुमेन को एक नई आइडेंटिटी मिली और एक नया प्लेस सोसाइटी के अंदर मिल गया जिससे वो पहचानी जाने लगी। अमेरिकन वुमेन गॉट द राइट। अगर हम बात करें अमेरिका की तो तकरीबन 1920 में वहां की जो वुमेन थी उनको वोट देने का अधिकार मिला। अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के अंदर 1928 में वुमेन को वोट देने का अधिकार